तो शुभेंदु अधिकारी का नाम सबकी जबान पर है, लेकिन बस जहां से वो नाम आना है एक बार उसकी कंफर्मेशन हो जाए तो हम आपको बताएं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के पास खबर है, वो हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। लेकिन 9 तारीख का दिन जो है वो तय कर लिया गया है त्रिपाठी जी, इस बड़ी जीत के बाद फिर विश्लेषण अभी आगे करते हैं, कैसे जीते, कहां कहां जीते, कितनी सीटें, मुस्लिम डोमिनेटेड कितनी सीटें, वो पहले आगे की बात कर लें जरा। तो आपको कोई डाउट है कि शुभेंदु सीएम होंगे? नहीं, देखिए मुझे लगता नहीं है। और बंसल जी का ये मैंडेट नहीं है, इसको थोड़ा समझना चाहिए। सुनील बंसल जी तो बहुत जबरदस्त वाले खांटी संगठन मंत्री हैं, तो उनका ये मैंडेट नहीं ये बताना कि कौन मुख्यमंत्री। उनका जो मैंडेट था वो करके वो लौट रहे हैं, बहुत बड़ा काम करके लौट रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी कोई कंफ्यूजन नहीं दिखता है। बाकी तो देखिए हम लोग बार बार ये चर्चा करते हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है में कौन, लेकिन शुभेंदु ने दोनों बार जो चुनाव हराए हैं ममता को, वो बहुत बड़ी चीज है। और एक तरह से कहें तो शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से सनातन हिंदू जो राजनीति कर रहे हैं, तो मुझे तो एकदम वो हेमंत शर्मा दिखते हैं, और ऐसी जगह पर बहुत जरूरत भी दिखती है। देवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अब हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, अभी हमने सुना शमीक भट्टाचार्य को उन्होंने बताया 9 को शपथ होगी। सुनील बंसल जी ने कुछ ज्यादा नहीं बताया, बस इतना बताया कि दिल्ली जा रहे हैं चर्चा करने के लिए। शायद वो दिल्ली में आ चुके हैं। अब सवाल है शुभेंदु अधिकारी ही या कोई और नाम भी जिस पर विचार हो रहा हो? आज दोपहर ही वो आ रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली जब वो आएंगे तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करके शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो कुछ तैयारी करनी है, किस रूप में करनी है, कराई जानी है, इन सारी चीजों को लेकर बातचीत होगी। लेकिन मुख्यमंत्री के हिसाब से आप सौरभ बात करें तो जो पार्टी सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है और जो दिख रहा है पार्टी के भीतर, दिखते रहा है इनफैक्ट, तो उससे एकदम से इसमें कोई डाउट नहीं कि शुभेंदु अधिकारी को ही बीजेपी अपना अगला मुख्यमंत्री बनाएगी। उसके पीछे वजह क्या है सौरभ, कि अभी टीएमसी को बीजेपी ने हराया है, लेकिन टीएमसी का स्ट्रक्चर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और अब अगली जिम्मेदारी आप देखेंगे एक पार्टी के तौर पर बीजेपी के सामने ये रहेगा कि जो टीएमसी का पूरा ढांचा है उसको धीरे धीरे न्यूट्रलाइज किया जाए, जिसके बाद 2029 का लोकसभा चुनाव हो, उसमें बीजेपी को शानदार सफलता हासिल हो, फिर वही पैटर्न आगे चलता रहे। और उस लिहाज से बीजेपी को एक दमदार और दबंग नेता की जरूरत थी। इनफैक्ट शुभेंदु की एंट्री ही बीजेपी में इसी लिहाज से हुई थी कि ममता बनर्जी के राइट हैंड थे। उनका अपना सपना था कि ममता जब होंगी तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जैसे अभिषेक बनर्जी का एलिवेशन शुरू हो गया, उसके बाद शुभेंदु को यह बात समझ में आ गई कि टीएमसी में रहते हुए मुख्यमंत्री बनने का सपना उनका पूरा नहीं हो सकता। फिर वो बीजेपी में आया और बीजेपी ने उनका भरपूर इस्तेमाल किया और उन्होंने बीजेपी को खूब रिटर्न दिया जैसी पार्टी को जरूरत थी। पार्टी को जरूरत थी कि ग्राउंड पे एक ऐसा नेता हो जो कि टीएमसी के स्ट्रक्चर को भली भांति जानता हो, उनको उसी हिसाब से निबट सके, उन्हीं हिसाब से उनको काउंटर कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। शुभेंदु ने बखूबी इस काम को किया और फिर आपने देखा कि उसका जिसका नतीजा रहा कि उनको एलओपी बनाया गया। 2 बार ममता बनर्जी को अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में हराना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुभेंदु के करिश्मे के चलते ये काम हो गया है, उसमें बीजेपी ने बहुत ताकत लगाई है। लेकिन चेहरा क्योंकि शुभेंदु है, इलेक्शन उन्होंने लड़ा, तो अपने आप में बहुत बड़ा ग्राफ हो जाता है। दिल्ली के उदाहरण को आप उस रूप में नहीं ले सकते कि अरविंद केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने हराया लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। दिल्ली जैसी स्थिति बंगाल की नहीं है। बंगाल में सिचुएशन बहुत अलग है। और जैसा कि मैंने सबसे पहली बात जो आपको बताई कि बीजेपी के जहन में अब सबसे बड़ी बात यही है कि टीएमसी को के स्ट्रक्चर को आपको कैसे खत्म करना है और वहां पर एक दमदार और मजबूत नेता चाहिए। और जब दमदार और मजबूत नेता सौरभ बोल रहा हूं तो ये मेरे अपने वर्ड नहीं है, ये बीजेपी के एक बड़े नेता के वर्ड हैं कि मुख्यमंत्री ऐसा हम चुनेंगे जो कि दमदार हो। और दमदार और मजबूती के पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो लगता नहीं कि शुभेंदु के सामने कोई और रोड़ा होगा। सौरभ जी, देवेंद्र, मतलब लगभग क्लैरिटी है, बाकी इसकी एक बार घोषणा और हो जाए। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए व्यूअर्स के साथ। अब शुभेंदु अधिकारी ने कल ममता बनर्जी को भी हरा दिया। कल वो दिन में 3-4 बार मीडिया से बात करने के लिए आए और जब एक बार वो भवानीपुर की सीट पर पिछड़ गए थे, ममता बनर्जी 15,000 से ज्यादा वोट से हारी है, तो शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा था कि चिंता मत कीजिए, मैं भी जानता हूं कि शुरुआत के कुछ राउंड जो है मैं पीछे रहूंगा, लेकिन 8-9 राउंड के बाद आप जब देखेंगे कि मुस्लिम वोटों की गिनती के बाद जब और इलाकों की ईवीएम खुलेंगी तो फिर मेरे वोट बढ़ेंगे और फिर होते होते आप देखिएगा कि मैं अंतिम राउंड तक आते आते मैं जीत जाऊंगा। ऐसा वो भविष्यवाणी करके गए थे और ठीक उसी तरीके से हुआ भी। अब जब वो सर्टिफिकेट लेकर के आए जीत का फाइनली मीडिया से बात करने के लिए, उसके बाद जो उन्होंने कहा वो बहुत कुछ उनके जहन के बारे में बताता है या उन्होंने क्या सोचा हुआ है आगे उसके बारे में बताता है। ऐसा तो बिल्कुल लग रहा है कि वो कम से कम निश्चिंत हैं कि ये कुर्सी मुझे मिलने वाली है। उनका सारा बर्ताव जो है वो उस गंभीरता के साथ हो रहा है, जो मैसेजिंग वो करना चाहते हैं वो उसके उस नजरिए के साथ वो कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, कल एक बात तो साफ करना नहीं भूल रहे, कल से लगातार, कि मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मैं सिर्फ हिंदू वोटों पर जीता हूं।
साथ में बौद्ध, जैन, सिख, इनका नाम भी वो लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि ये मेरे जो मैं जीता हूं ये सारा का सारा वोट हिंदुओं का है, मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं किया। अब लेकिन इसके आगे क्या सोचा है उसकी बात हम करेंगे, आप सुनिए जरा शुभेंदु अधिकारी को। ममता बनर्जी का राजनैतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। उन्होंने 15 राउंड तक थी। जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 536 वोट से आगे निकल गई, तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। करंट टीएमसी खत्म हो जाएगी। जीत तो समीर जी खैर भवानीपुर की भी बहुत बड़ी है, और ममता बनर्जी 2 इलेक्शन लगातार अपनी सीट हारी हैं। इसको भी आप देखिएगा। अब कहने वाले तो कह रहे हैं माहौल तो 2021 से ही बना हुआ था भारतीय जनता पार्टी के आने का, उस वक्त परिस्थितियां अलग रहीं। ममता बनर्जी लेकिन पहले नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के घर में हारी थी, इस बार वो अपने घर में हारी हैं, और मार्जिन भी कोई 2-4 हजार वाला नहीं, 15,000 के मार्जिन से हारी हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है ये बहुत बड़ी हार है ममता बनर्जी की। ठीक है, टीएमसी चुनाव हार गई और ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती है तो समझ में आता है कि भाई ममता बनर्जी का अपने घर के अंदर प्रभाव बना हुआ है। आप अपने घर में 15,000 के वोट से हार रहे हो, मुझे लगता है ये ममता बनर्जी के राजनीति का सबसे बड़ा पराभव है। और अब इसके आगे ममता बनर्जी क्या करेंगी? ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अपने जो 81 एमएलए जीत कर आए उनको कैसे वो बचा कर रखेगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी दिल्ली में आपके 28 लोकसभा के सांसद है, क्या वो लोकसभा के सांसद आपके साथ बने रहेंगे? आपके राज्यसभा में 13 सांसद हैं, क्या वो 13 सांसद आपके साथ बने रहेंगे? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब पार्टी के अंदर एक ऐसा वर्ग होगा लोकसभा सांसदों का, विधायकों का और राज्यसभा सांसदों का, जो ममता बनर्जी के फैसलों से नाराज होगा और वो अब मुझे लगता है पार्टी के अंदर आवाज उठाएगा। क्या अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पार्टी में आवाज उठेगी? जो अभिषेक बनर्जी ने जिस तरीके से चुनाव की तैयारी की थी, पूरा चुनाव अपने ऊपर लिया था और ये ममता बनर्जी को सुनिश्चित किया था कि हम इस बार 200 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं, तो क्या अभिषेक बनर्जी के ऊपर इसकी गाज करने की मांग उठेगी? अभिषेक बनर्जी पे ठिकरा फूटा जाएगा? ममता बनर्जी का अगला स्टेप क्या होगा? क्या ममता बनर्जी किसी और विधायक को विधायक दल का नेता बनकर उसको विपक्ष का नेता बनाएगी, या खुद फिर किसी सीट खाली करने के लिए कहेगी, फिर चुनाव लड़ेगी, वहां जीतेगी और जाएगी? तो वो जाना चाहेंगी कि अपना घर हार गए हो, अब क्या आप किसी और विधायक से कहोगे सीट छोड़ने के लिए, और इसकी क्या गारंटी है उस सीट से आप फिर जीत के जाओगे? क्या आप कोई वायनाड जैसी सीट बंगाल के अंदर ढूंढोगे जो बहुत ज्यादा मुस्लिम बहुल हो और जहां आपकी हारने की संभावना नगण्य हो? तो मिल जाएगी, लेकिन फिर वही आरोप लगेगा कि ऐसी सीट से आपने मुस्लिम सीट से जीते, फिर आप जीत कर आके विधायक दल के नेता बनोगे। अब ममता बनर्जी क्या करेगी? क्या अभिषेक बनर्जी को प्रदेश के अंदर सक्रिय करेगी, विधायक दल का नेता बनाकर खुद दिल्ली आने की कोशिश करेगी? क्या बंगाल के अंदर रुककर अगले 5 साल की तैयारी करेगी? मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी चुनौती ममता के सामने होगी और ममता ये आने वाले दिनों में तय करेगी विधायक दल की बैठक पर कि भविष्य में ममता बनर्जी को क्या करना है, टीएमसी कैसे बढ़ेगी। बड़ी चुनौती ममता के सामने इस बार है।